डियर स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का जो पार्ट नंबर सेकंड है वो डिस्कस करते हैं। और ये पार्ट हम सेल वाल से स्टार्ट करेंगे और इसमें मेनली हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाने वाले अलग अलग जो ऑर्गेनेलीज हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटो और जो क्लोरोप्लास्ट हैं, सेंट्रियोल्स वगैरह होते हैं। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेल वॉल से। तो नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्मिंग एन आउटर कवरिंग फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स। ये प्लांट्स और फंजाई में पाई जाती है। एक रिजिड, एक ठोस स्ट्रक्चर होती है जो कि नॉन लिविंग मटेरियल लिए होती है अपने अंदर, और ये आउटर कवरिंग होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती हैं। गिव शेप टू द सेल्स एंड प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। तो ये सेल को शेप भी प्रदान करती है और साथ में सेल को मैकेनिकल और इन्फेक्शन से भी बचाती हैं। मैकेनिकल जो डैमेज है उससे भी बचाती हैं और साथ में इन्फेक्शन है, अलग अलग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा पैथोजेंस वगैरह होते हैं जो, उनसे भी बचा के रखती हैं। हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। तो जो इंटरेक्शन होता है आपस में, जब सेल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं तो उनमें भी सेल वाल है वो मदद करती है। और साथ में कुछ ये अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, उनको सेल के अंदर जाने से रोकती हैं, एक बैरियर का काम करती हैं। एल्गल सेल वाल मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो जो एल्गा की जो सेल वाल होती हैं, जो एल्गी में पाई जाती हैं, तो उनकी जो सेल वाल है सेलुलोज, गलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, ये अलग अलग सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है। जो प्लांट सेल वाला है वो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन नाम के जो सब्सटेंस अलग अलग हैं उनकी बनी होती हैं। इनमें दो वाल पाए जाते हैं। प्राइमरी वाल, ये वाल यंग प्लांट सेल में पाई जाती हैं। जब सेल वाल जो सेल हैं वो ठीक ढंग से मैच्योर नहीं होती तो वहाँ पे प्राइमरी वाल है वो पाई जाती हैं, जो कि और उन सेल में पाई जाती हैं जो ग्रोथ कर सकती हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल में पाई जाती हैं। सेकेंडरी सेल वाल क्या है? फॉर्म्ड ऑन इनर टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन साइड व्हेन द सेल मैच्योर। जब सेल मैच्योर हो जाती हैं तो प्राइमरी वाल के अंदर वाली साइड में सेकेंडरी वाल है वो बनती हैं, और अब जो सेल हैं वो अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी उसको लूज कर जाती हैं और परमानेंट सेल्स हैं उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं। परमानेंट टिश्यू हैं जो हमने पढ़े हैं पहले के चैप्टर में, तो उनमें पाई जाती है ये। मिडल लैमिला क्या होता है? लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। कैल्शियम पैक्टेट सब्सटेंस की बनी हुई एक परत होती है ये, विच होल्ड और ग्लूज डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर। जो अलग अलग जो सेल्स होती हैं उनकी जो सेल वाल को चिपकाने का काम करती है, एक सीमेटिंग मटेरियल का काम करती हैं ये। प्लाज्मोडेस्मेटा, ये कनेक्शन होते हैं साइटोप्लाज्म के नेबरिंग सेल्स होती हैं जो, उनके बीच में कुछ कनेक्शन होते हैं जिसके जरिए जो मटेरियल्स हैं एक सेल से दूसरी सेल में पास हो जाते हैं। उनको सेल वॉल या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से पास होने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सेल वॉल है उसको हम पिक से समझते हैं। तो जैसे प्लांट सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर है, ये मिडिल लैमेला होता है, प्राइमरी वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और पैक्टिन नाम के सब्सटेंस हैं। उसके बाद इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है प्राइमरी सेल वाला, वो कैसी बनी होती हैं? काफ़ी सारे जो सेलुलोज फाइब्रिल्स हैं, क्रॉस लिंकिंग ग्लाइकन्स हैं, तो इनका एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कॉम्पैक्सिटी है, जो इसकी सॉलिड स्ट्रक्चर है उसको प्रोवाइड करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अलग अलग टाइप से मेम्ब्रेन से घिरी हुई ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं तो वो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को बनाती हैं। मैनी ऑफ द मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनेलीज आर कंसिडर टुगेदर एज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। वही है जिसकी वो ऑर्गेनेलीज जो मेम्ब्रेन लिए होती हैं, मेम्ब्रेन के अंदर ये इसको बोल सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, वो सभी मिलकर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम उसको बनाती हैं, क्योंकि उनके जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं। वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक समन्वय, एक संतुलन के साथ काम करती हैं। और इनके अंदर क्या किया जाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल से ही एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का जो सभी मिलकर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं उसी के कंपोनेंट होते हैं। तो नोट करने वाली बात क्या है? जो फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम्स, इनके जो फंक्शंस हैं ये सेपरेट करते हैं, ये कोऑर्डिनेटेड नहीं होते किनके साथ? जो अब हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं
और इसलिए इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का भाग नहीं मानते। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वो ऑर्गेनेल लिखी हैं जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं इंक्लूड की जाती, तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और प्रोक्सिसोम्स आ जाती हैं उसमें। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम देख सकते हैं जो गोल्जी बॉडीज हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो काफ़ी जो लाइसोसोम्स हैं, ये सारी स्ट्रक्चर्स हैं वो आ जाती हैं। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ते हैं, ER जिसको बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज, जब हम सेल की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसको देखते हैं तो उसके अंदर एक नेटवर्क और एक रेटिकुलम, एक जाल जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। किसकी? टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, छोटी छोटी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती हैं जो कि साइटोप्लाज्म में स्कैटर फैली हुई पाई जाती हैं। डिवाइड्स इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, जो भी इंट्रासेलुलर मतलब जो भी साइटोप्लाज्म होता है उसको ये दो भागों में डिवाइड कर देती है, दो कंपार्टमेंट बना देती है। एक तो ल्यूमिनल मतलब इनसाइड ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो ट्यूब होती हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ पदार्थ भरा होता है, उसको ल्यूमिनल बोलते हैं। और जो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब जो साइटोप्लाज्म भरा होता है पूरी सेल में, तो उसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट बोलते हैं। तो दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो इनकी सरफेस है रफ हो जाती है। एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, तो एक्सटेंसिव का मतलब है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंडेड वर्जन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ग्रोथ होती रहती है, तो उसी से ये जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बनता है। और कंटिन्यूस होता है ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ। ऑब्जर्व्ड इन सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, और राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाना। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा उन्हीं सेल में पाया जाता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं या फिर सिक्रीशन से रिलेटेड जिसका काम होता है। और सिक्रीटरी जो प्रोडक्ट होते हैं ज़्यादातर प्रोटीन के ही होते हैं वो। उसके बाद है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER जिसको बोला जाता है। ये स्मूथ होते हैं क्योंकि इनके पास राइबोसोम्स नहीं होता, और ये साइट होते हैं सिंथेसिस ऑफ लिपिड की। जैसे ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस किया जा रहा है REL के द्वारा, लेकिन यहाँ पे जो लिपिड है उसकी सिंथेसिस की जाती है, और साथ में कुछ लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन है एनिमल सेल में, वो भी बनाए जाते हैं। तो डायग्राम से समझते हैं। जो पिक है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की है, जो कि न्यूक्लियस है यहाँ पे, और न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके साथ में ही ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है उसके लगती है। और जो डॉट डॉट सी स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्या है? ये राइबोसोम्स हैं, और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। और उसके बाहर वाली जो स्ट्रक्चर है वो स्मूथ है, उनकी जो सरफेस है वहाँ पे कोई डॉट डॉट स्ट्रक्चर नहीं है, जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER है। उसके बाद है गोल्जी अपरेटस। कैमलियो गोल्जी 1898 के अंदर सबसे पहले कैमलियो गोल्जी ने कुछ डेंसली स्टेन्ड, मतलब जो सेल को स्टेन किया जाता है उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए, अलग अलग स्ट्रक्चर को समझने के लिए। तो डेंसली स्टेन्ड का मतलब है ज़्यादा गाढ़ा जो रंग लिए हुए कुछ रेटिकुलर, रेटिकुलर मतलब वही जो कि रेटिकुलम एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो देखने को मिली न्यूक्लियस के पास में। कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स और सिस्टर्ने varied in a number of 0.5 micrometer to 1 micrometer diameter and stacks parallel to each other। तो ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर थी, रेटिकुलेट स्ट्रक्चर थी, वो किस चीज़ की बनी हुई थी? वो फ्लैट चपटी डिस्क जैसे आकार की कुछ थैलियाँ थी, या फिर जिसको सिस्टर्ने बोला जाता है, और जो अलग अलग नंबर में मिल सकती हैं। और उनका जो डायमेंशन है वो कितना था? 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर उनका डायमीटर था। और वो जैसे लट्ठे होते हैं एक प्रकार से झुंड में हम रखते हैं तो पैरेलली रखते हैं, तो इसी तरीके से वो उनका जो झुंड था तो उनको पैरेलली अरेंज किया गया है, वो अरेंजमेंट में मिलते हैं। सिस्टर्ने आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड नियर न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कन्वेक्स सिस और फॉर्मिंग फेस एंड कनकेव ट्रांस और मैच्योरिंग फेस। तो सिस्टर्ने हैं वो कॉन्सेंट्रली का मतलब उनका एक सेंटर, जो उनका एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, तो उनका सबका सेंटर एक ही होता है, कॉन्सेंट्रिक होती हैं वो, और न्यूक्लियस के पास हैं उनको अरेंज होती हैं। और उनका एक फेज होता है कन्वेक्स फेज, और एक होता है कनकेव फेज। कन्वेक्स फेज को फॉर्मिंग फेज बोलते हैं क्योंकि उसी साइड से फॉर्मेशन होती है उनकी, और जबकि कनकेव जो साइड होती है वो मैच्योरिंग फेज होता है, क्योंकि जो वेसिकल्स आगे हम देखेंगे वेसिकल्स जो बनती हैं वो फॉर्मिंग साइड से बनती हैं, और मैच्योरिंग फेज जो कनकेव साइड होती है
वो बाहर की तरफ उनको रिलीज करती हैं, सिक्रेटरी पर्पज होता है उनका। जो सिस एंड द ट्रांस फेस एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। जो सिस और ट्रांस फेज है वैसे ये बिल्कुल डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से, लेकिन कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे के साथ। परफॉर्म्स फंक्शंस ऑफ पैकिंग, इनका काम क्या होता है, मटेरियल्स वगैरह होते हैं जो अलग अलग प्रोटीन वगैरह हैं उनकी पैकिंग का काम करते हैं, वेसिकल्स में पैक करते हैं ये। एंड टू बी डिलीवर्ड आइदर टू इंट्रासेलुलर टारगेट्स और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। मतलब जो भी कंपोनेंट को पैकिंग के द्वारा डिलीवरी करनी होती है सेल के अंदर ही या फिर सेल के बाहर, उनका काम करते हैं ये। तो एक टाइप के पोस्टमैन का काम करते हैं जो कि डिलीवरी करता है। वेसिकल्स फ्यूज विद सिस फेज एंड मूव टुवार्ड्स मैच्योरिंग फेज। तो वेसिकल्स हैं वो सिस फेज पे बनेगी और उसके बाद वो एक के बाद एक सिस्टरने से होती हुई मैच्योरिंग फेज की तरफ बढ़ती हैं। प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो प्रोटीन राइबोसोम्स के द्वारा बनाए जाते हैं तो उनको ये मॉडिफाई करती हैं सिस्टरने के अंदर, बिफोर दे रिलीज्ड फ्रॉम इट्स ट्रांसफेस। जैसे ये ट्रांसफेस से बाहर सिक्रेट किए जाते हैं उससे पहले उसका मॉडिफिकेशन किया जाता है, और इसी की वजह से जो गोल्जी अपरेटस हैं वो हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पाए जाते हैं। क्लोज प्रोक्सिमेशन का मतलब पास मिलते हैं, वो क्लोज एसोसिएशन रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। इंपॉर्टेंट साइट होती है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, जो कि अलग अलग शुगर के टाइप हैं। जब ग्लूकोज प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है, जब ग्लूकोज लिपिड के साथ अटैच हो जाता है तो उसके नाम चेंज हो जाते हैं। एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती हैं ये। तो इंपॉर्टेंट साइट होती हैं ये जहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स हैं वो बनते हैं। उसके बाद हम पिक से समझेंगे। यहाँ पे ये सिस फेज है जो कि कनकेव साइड है, ये कन्वेक्स साइड है। और गोल्जी अपरेटस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेसिकल्स हैं वो यहाँ पे बनती हैं, उसके बाद ये वेसिकल्स आगे सिस्टर्न में फ्यूज होती रहती हैं और लास्ट में जो सिक्रेटरी वेसिकल्स के रूप में बाहर निकलती हैं। और इसी तरीके से जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई भी प्रोटीन बन के आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो वो इन्हीं सिस्टर्न से पास होता हुआ डिफरेंट टाइम पे उसकी फोल्डिंग वगैरह होती है और वो आगे बढ़ती रहती हैं। तो ये हम यहाँ से एक आइडिया है वो ले सकते हैं। ये ट्रांसफेज है, ये सिस फेज है, न्यूली फॉर्म वेसिकल्स हैं और सिक्रेटरी वेसिकल्स हैं, वो हम देख सकते हैं। तो स्टैक्स ऑफ सिस्टरने हैं वो हम गोल्जी अपरेटस में समझ सकते हैं। उसके बाद है जो वेसिकल कैसे बनती हैं वो यहाँ से हम आइडिया ले सकते हैं। जैसे ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वेसिकल्स आई वो गोल्जी अपरेटस के साथ फ्यूज होती हैं और फ्यूज होते हुए अलग अलग जो सिस्टरने हैं उनके अंदर ये पास होती रहती हैं। तो यहाँ से वेसिकल का फॉर्मेशन और फ्यूजन हम देख सकते हैं, किस तरीके से मटेरियल को वेसिकल्स में पैक किया जाता है और उसको आगे भेजा जाता है। उसके बाद है लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। लाइसोसोम क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी अपरेटस। तो मेम्ब्रेन से गिरी हुई वेसिकुलर का मतलब है वेसिकल जैसी स्ट्रक्चर होती हैं और जो कि किससे बनती हैं, जो गोल्जी अपरेटस होता है जो वो पैकिंग करती हैं तो उससे बनती हैं ये। वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसकी खास बात क्या होती है, इसके अंदर हर टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे हाइड्रोलेजिज एंजाइम है, लाइपेज है, प्रोटीएज है, कार्बोहाइड्रेज है। तो ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो हर किसी चीज़ को डाइजेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो पीएच होती है वो भी एसिडिक पीएच है, पीएच लो रहता है यहाँ पे। और दीज एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट। ये एंजाइम क्या करते हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड होता है उसको ये डाइजेस्ट कर सकते हैं। वैक्यूल्स क्या हैं, तो इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। जब कोई भी ऑर्गेनेली वगैरह डैमेज हो जाती है तो उस टाइम पे लाइसोसोम में भेजी जाती है ताकि उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह निकाल के किसी दूसरी जगह यूज किया जा सके। यदि सेल ऐसी हद तक पहुंच जाती है कि उसको रिपेयर ना किया जा सके अच्छे से, डीएनए वगैरह डैमेज हो जाता है, तो उस केस में ये लाइसोसोम है ब्रस्ट हो जाते हैं और इनका जो कंटेंट है वो आसपास फैल के पूरी सेल को डैमेज कर देता है और सारा कंटेंट है वो आसपास की सेल में अब्जॉर्ब किया जाता है। इसलिए इनको सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैले भी बोलते हैं। वैक्यूल्स, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस बाउंड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस का मतलब है एक खाली जगह होती है जो कि एक परत से घिरी होती है और उस परत को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं और ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है।
कंटेन वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर सेल। तो ऐसी चीज़ों को लेके रखता है ये जो कि सेल के लिए यूजफुल नहीं है। तो इसमें वाटर भी हो सकता है, सैप मतलब लिक्विड पदार्थ होता है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो भी मतलब जो कि एक्स्ट्रा जैसे डस्टबिन का काम करता है, ये जो भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस वगैरह वो इसके अंदर पड़े रहते हैं। कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ वॉल्यूम इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेंट्रलाइज्ड पोजीशन में पाया जाता है, बहुत बड़ा साइज होता है इसका, और 90% जो सेल का वॉल्यूम है वो यही ऑक्यूपाई करता है। फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू वैक्यूल्स, हेंस हायर कंसंट्रेशन इन द वैक्यूल्स देन साइटोप्लाज्म। तो ये ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बनाए रखता है, जिसके अंदर जो सेल के अंदर अलग अलग जो आयंस हैं, कंटेंट है, उसको ये अपने अंदर रखता है। और जैसे बाहर कंसंट्रेशन कम होती है इससे और इसके अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक मैकेनिज्म यूज करता है। अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं, जो कि उसके ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। जो भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस अनडाइजेस्टेड फूड उसको ये रिमूव करते हैं, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा जो आयन हो जाते हैं इनके पास, वो भी अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में स्टोर किए जाते हैं। उसके बाद फूड वैक्यूल्स ये कैसे किस चीज़ से बनते हैं, जब भी अमीबा कोई खाना वगैरह है वो एब्जॉर्ब करता है, वो शरीर के अंदर लेके जाता है, या कुछ प्रोटिस्टा में जो खाने को अंदर लेके जा जाता है, तो वो एक मेम्ब्रेन से कवर हो जाते हैं, जो फूड वैक्यूल्स हैं वो कहलाते हैं। उसके बाद है हम देख सकते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, इसके पास काफ़ी सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, और जैसे ही कोई भी स्ट्रक्चर इसके अंदर आएगी तो उसको ये डैमेज कर देते हैं, उसको कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं। तो काफ़ी सारे पाए जाते हैं सेल में, इनका काम जो एक्स्ट्रा चीज़ें उसको निपटारा करना होता है। और जबकि जो वैक्यूल्स हैं प्लांट सेल में हम देख सकते हैं सेंट्रलाइज्ड पाया जाता है, बहुत ज़्यादा एरिया है, वॉल्यूम है वो कवर करता है, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर स्टोर करके रखी जाती हैं। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस, वैरी इन नंबर पर सेल। ये एक सेल में कई संख्याओं में हो सकते हैं। शेप और साइज भी इनका डिपेंड करता है किस चीज़ पे, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे, कि जो सेल है वो कितना ज़्यादा एक्टिव है, और जितनी ज़्यादा वो एक्टिव उतनी ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और उतनी ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है वो अलग अलग शेप एंड साइज के मिलेंगे। सोसेज शेप्ड और सिलेंड्रिकल होती हैं, ये सोसेज शेप का हो सकता है, कोई भी थैली जैसी आकृति की हो सकती हैं, और जिनका डायमीटर है वो 0.2 से 1.0 माइक्रोमीटर तक, एवरेज इनका लगभग 0.5 माइक्रोमीटर रहता है, और जो इसकी लेंथ है वो 1 माइक्रोमीटर से 4.1 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब है दो मेम्ब्रेन से घिरी होती है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, लेकिन वो एक सिंगल लेयर है, लेकिन प्लाज्मा यहाँ पे जो डबल मेम्ब्रेन होती है, अलग अलग दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक आउटर एक इनर, और जो कि इसके ल्यूमन को, इसकी खाल जो अंदर का मटेरियल होता है उसको दो एक्वस कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। एक्वस का मतलब वहाँ पे पानी होता है। एक आउटर कंपार्टमेंट, एक इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट फील्ड विद ए डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस मैट्रिक्स। जो अंदर का मटेरियल होता है माइटोकॉन्ड्रिया के, वो गाढ़े पदार्थ से, और होमोजीनियस का मतलब है एक जैसी कंपोजिशन होती है, उस सब्सटेंस से भरा होता है, जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ऑर्गेनेलिज। तो आउटर मेम्ब्रेन्स है जो वो कंटिन्यूस होती है, वो एक जैसी होती हैं, और वो दूसरी ऑर्गेनेलिज के से इसको अलग करती हैं, एक बाउंड्री का काम करती हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन है वो नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स, काफ़ी अंदर की उनकी इनफोल्डिंग हो जाती है, जिसको क्रिस्टा बोला जाता है। टुवार्ड्स मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की तरफ होते हैं ये, जो कि सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करते हैं। किस चीज़ का सरफेस एरिया ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो की जा सके। मेम्ब्रेन हैव दियर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। और इसके इनके पास खुद के एंजाइम होते हैं, जिसकी वजह से इनको सेमी ऑटोनोमस भी बोलते हैं, कि खुद के जो एक्शन है, ये खुद के जो ज़्यादातर काम है खुद ही देखते हैं। और जो भी माइटोकॉन्ड्रियल में फंक्शन में जो एंजाइम अलग अलग पार्टिसिपेट करते हैं वो इनके पास प्रेजेंट होते हैं। और ये साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, और CO2 और वाटर और जो ATP एनर्जी रिलीज होती हैं, एनर्जी की फॉर्म में जो ATP रिलीज होते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट साइट माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं।
मैट्रिक्स पोसेस अ सिंगल सर्कुलर डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का एक सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और कुछ राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे, राइबोसोम 70S टाइप के मिलेंगे जो कि प्रोकैरियोटिक टाइप होता है, एंड कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड डिवाइड बाय फिजन। तो वो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं, और ये डिवीजन है जो डिवाइड करती हैं, जो फिजन से डिवाइड करती हैं, जैसे जो हम अमीबा में देखते हैं, बैक्टीरिया वगैरह में देखते हैं, तो फिजन टाइप का जो डिवीजन है वो शो करती हैं ये। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है वो हम देख सकते हैं, दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक बाहर वाली मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन जो कंटिन्यूस होती है, लेकिन इनर जो मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डिंग बनाई हुई है अलग अलग, जो कि सरफेस एरिया उसको इंक्रीज करती हैं, और इसके पास एटीपी सिंथेसाइड पार्टिकल होते हैं जो एटीपी बनाते हैं, और अंदर जो ब्लू कलर का जो मैट्रिक्स हम देख रहे हैं, जो सब्सटेंस है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, और इनको जो इंटरनल फोल्डिंग है इसको क्रिस्टा बोला जाता है। इसके पास खुद के राइबोसोम्स होते हैं और ग्रैन्यूल्स होते हैं, और साथ में सर्कुलर जो डीएनए है वो ये लिए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है वो इसके पास प्रेजेंट होता है। इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन हम यहाँ पे देख सकते हैं, और जो इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड भरा रहता है उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोला जाता है। उसके बाद है प्लास्टिड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती हैं ये भी, और प्लांट सेल में पाई जाती हैं, और साथ में यूग्लिनोइड्स यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं, इजीली ऑब्जर्वेबल अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में हम इनको आसानी से देख सकते हैं क्योंकि लार्ज होते हैं। लेंस शेप्ड भी हो सकते हैं, ओवल अंडाकार भी हो सकते हैं, स्पेरिकल गोल भी हो सकते हैं, डिस्क शेप के हो सकते हैं, रिबन शेप के भी ऑर्गेनली हो सकती हैं ये, और वेरिएबल इन लेंथ, लेंथ इनकी वेरिएबल हो सकती है, 5 से 10 माइक्रोमीटर से 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक लेंथ हो सकती है, और जो इनकी विड्थ है वो 2 से 4 माइक्रोमीटर हो सकती हैं। नंबर वेरीज फ्रॉम 1 पर सेल, तो इनका जो सेल में एक भी मिल सकते हैं, जैसे क्लाइमाडोमोनास है जो एक ग्रीन एल्गी उसमें एक सेल में एक पाया जाता है, जबकि 20 से 40 भी मिल सकते हैं। ये जो मीजोफिल होती हैं, जो पत्तों की जो सेल्स होती हैं उनमें ये एक सेल के साथ में 20 से लेकर 40 तक भी मिल सकते हैं। इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमीएबल, जो आंतरिक मेम्ब्रेन होती है चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो और चाहे वो प्लास्टिड में हो, वो थोड़ी लेस परमेबल मिलेगी। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो फ्रीली परमेबल होती है, ये सिलेक्टिवली परमेबल भी हम बोल सकते हैं। स्ट्रोमा कंटेन्स, जो स्ट्रोमा है, जो मैट्रिक्स हमने जैसे वहाँ पे पढ़ा था मैट्रिक्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन यहाँ पे उस लिक्विड सब्सटेंस को स्ट्रोमा बोलते हैं। और स्ट्रोमा के अंदर स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड, इसका भी खुद का एक सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और इंजाइम्स जो कि सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, जैसे जो प्लास्टिड हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बनाते हैं, तो उनमें जो इंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं वो भी इनके खुद के होते हैं, तो ये भी एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनलीज होती है। थैलेकोइड्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक, मेम्ब्रेन की गिरी हुई थैलियाँ सी होती हैं, ये चपटी थैलियाँ, और वो स्ट्रोमा के अंदर पाई जाती हैं और झुंड में पाए जाते हैं स्टैक्स में, लाइक ए पाइल ऑफ कॉइन, जैसे सिक्के हम एक के ऊपर एक रखते हैं, तो एक जो पार्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है उसको ग्रेना बोलते हैं, और ग्रेना के झुंड को थैलेकोइड बोला जाता है। इस स्ट्रोमा में पाई जाती हैं, और उनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्ट्रोमा लैमेली क्या होता है? ये कनेक्शन होते हैं जो कि एक थैलेकोइड को दूसरे थैलेकोइड से जोड़ते हैं, और ल्यूमन स्पेस इनक्लोज्ड थैलेकोइड मेम्ब्रेन, और थैलेकोइड मेम्ब्रेन होती है उनके अंदर भी कुछ एक जो खाली जगह होती है उसको ल्यूमन बोला जाता है। उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट का जो पिक हम देख सकते हैं, जब क्लोरोप्लास्ट को अंदर से देखते हैं तो ये दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद जो अंदर का जो फ्लूइड मटेरियल होता है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं, और स्ट्रोमा के अंदर क्या है? थैलेकोइड, जो एक सिक्के एक के ऊपर एक रख देते हैं, तो ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, और इनके अंदर का जो मटेरियल जो स्पेस है उसको ल्यूमन बोलते हैं, और एक जो सिक्के जैसी स्ट्रक्चर है फ्लैटेंड स्ट्रक्चर उसको ग्रैनम बोला जाता है, और जो इनका इंटरकनेक्शन होता है उसको स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन देखते हैं प्लास्टिड की, कितने प्रकार का होता है प्लास्टिड। पिगमेंट्स जो इनके पास प्रेजेंट होते हैं उनके बेस पे जो प्लास्टिड हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, इनके पास क्लोरोफिल होता है, और कैरोटिनॉइड पिगमेंट भी होते हैं जो कि जो सनलाइट है उसको ट्रैप करके उसको फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं प्लांट्स की। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? ये फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट लिए होते हैं, फैट के अंदर घुलने वाले पिगमेंट,
जैसे कि कैरोटीन है, जैंथोफिल्स हैं, अदर्स गिव ए येलो, ऑरेंज, रेड कलर। तो इनका कलर है जो अलग अलग देखने को मिलता है। क्रोमो का मतलब कलर होता है और क्लोरो का मतलब ग्रीन कलर के लिए यूज किया जाता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल। क्रोमो वर्ड अलग अलग रंग के लिए, जैसे येलो, ऑरेंज, रेड अलग अलग कलर हैं वो मिल सकते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? ये कलरलेस होते हैं। कलरलेस प्लास्ट जिनकी शेप और साइज अलग अलग हो सकता है और इनका काम क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का। जैसे अमाइलोप्लास्ट हैं, ये कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को स्टोर करते हैं, जैसे पोटैटो के अंदर पाया जाता है। एलियोप्लास्ट ये ऑयल या फैट को स्टोर करते हैं। एल्यूरोप्लास्ट ये प्रोटीन को स्टोर करते हैं। तो ये स्पेसिफिक ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, वो स्पेसिफिक फंक्शन के लिए बने होते हैं। तो ये प्लास्टिड की हम क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। जैसे प्रोप्लास्टिड है जो प्लास्टिड बनाएगा बाद में। एटियोप्लास्ट भी ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं जो कि प्लास्ट बनाती हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं: क्रोमो, क्लोरो और ल्यूकोप्लास्ट। और जो ल्यूकोप्लास्ट है उसके अमाइलोप्लास्ट हो सकता है जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा, एलियोप्लास्ट है, और प्रोटीनोप्लास्ट है तो ये जो प्रोटीन वगैरह है उसको स्टोर करते हैं। उसके बाद राइबोसोम्स, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, दाने से टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती हैं और सबसे पहले इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो देखा गया है डेंस पार्टिकल के रूप में मिलते हैं ये। और उनको जॉर्ज पैलाडे ने 1953 में सबसे पहले इनको खोजा था। तो कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए, तो इनके पास राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए से बने होते हैं। ये प्रोटीन्स भी रहते हैं इनके पास। एंड आर नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, ये किसी मेम्ब्रेन से नहीं घिरे होते। यूकैरियोटिक राइबोसोम वो 80S टाइप के होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम वो 70S टाइप के होते हैं। हैज 2 सब यूनिट, इनकी 2 सब यूनिट होती हैं, एक लार्ज एक स्मॉल सब यूनिट, 2 भागों में डिवाइड होते हैं ये। और जो 2 सब यूनिट है 80S के अंदर एक 68 और 40S होती है, जबकि 70S में एक 50S और 30S है। अब यदि हम देखें इनका सम देखें तो वो 100 जाएगा, लेकिन इनका सम देखते हैं तो वो 80 चला जाता है। लेकिन ये सम के बेस पे नहीं है सब यूनिट, ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बेस पे है। जब इनका सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है तो ये जो लार्ज और स्मॉल सब यूनिट है अलग अलग, जो सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब की जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर अलग अलग जगह पे इकट्ठी होती हैं, और जिसके बेस पे इनको लिए जो एस है, एस का मतलब स्वेडबर्ग यूनिट, उसके बेस पे इनको अलग अलग हम डिफाइन करते हैं। एस का मतलब है देखो स्वेडबर्ग यूनिट, और इसका मतलब क्या है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है ये, जो कि इनडायरेक्टली एक मेजर होता है डेंसिटी एंड साइज का। तो इनके साइज और डेंसिटी के बेस पे ये अलग अलग यूनिट है वो शो करता है। बोथ 70 एंड 80S राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट, तो ये 2 सब यूनिट हमने देख ही लिए, दोनों के अंदर हमेशा 2 सब यूनिट मिलेगी ही। जैसे एक लार्ज सब यूनिट होती है, एक स्मॉल सब यूनिट होती हैं। और जो लार्ज सब यूनिट है इसकी अलग अलग स्ट्रक्चर होती हैं, जो कि जो ट्रांसलेशन होती है, प्रोटीन सिंथेसिस जिसमें पार्टिसिपेट करती है। एक ए साइट होती है, ए साइट मिलेगा यहाँ पे पी साइट है, और ये ई साइट है, जो कि जो टीआरएनए होते हैं जब प्रोटीन सिंथेसिस में वो आते हैं एक जगह से एंट्री करते हैं, एक जगह से उनके बीच में जो बॉन्ड होता है अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और जबकि ई साइट से उनकी एग्जिट होती है, जो 12th क्लास में काफ़ी डिटेल में आता है ट्रांसलेशन जो प्रोसेस, उसमें हम इनका इंपॉर्टेंट रोल पढ़ते हैं कि कैसे ये प्रोटीन बनाते हैं, तो वो डिटेल से रहता है। उसके बाद साइटोस्केलेटन एंड माइक्रो बॉडीज। साइटोस्केलेटन क्या होता है? एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनस स्ट्रक्चर, तो एक जाल पाया जाता है बहुत फैला हुआ, जो कि फिलामेंटस धागे जैसे प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स का बना होता है। कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो किस चीज़ से बनता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स बिल्कुल पतली पतली बारीक बारीक सी ट्यूब्स होती हैं। माइक्रोफिलामेंट्स इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो दो के बीच में पाए जाते हैं, दो कनेक्शन का काम करते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर ये जाल के रूप में रहते हैं। फंक्शन क्या रहता है इनका? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मतलब शेप है वो प्रोवाइड करना, मोटिलिटी को बनाए रखना, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल, सेल की जो शेप है, जैसे अपनी जो शेप है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की, वो एंडोस्केलेटन होता है जो हड्डियों का कंकाल होता है उसके द्वारा बनाई गई होती है। इसी तरीके से ये भी कंकाल का काम करते हैं। माइक्रो बॉडीज क्या होती हैं? मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स, बहुत छोटी छोटी वेसिकल्स टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, उनको माइक्रो बॉडीज बोलते हैं। ये अलग अलग जो एंजाइम लिए होती हैं और जो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में देखने को मिलती हैं। तो साइटोस्केलेटन में देख सकते हैं काफ़ी बारीक बारीक सी जो ट्यूब्स वगैरह हैं वो देखने को मिलती हैं, जो कि जो ढांचा है वो प्रोवाइड करती हैं सेल को। और जो माइक्रो बॉडीज हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती हैं, जो कि अलग अलग टाइप के जो एंजाइम वगैरह है वो लिए होती हैं अपने अंदर। उसके बाद है सिलिया एंड फ्लैजिला।
ये क्या होते हैं, हेयर लाइक आउट ग्रोथ होती है सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन जब बाहर की तरफ ग्रो कर जाती है, कई बार हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर बनाती है वो सिलिया और फ्लैजिला होते हैं। इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल्स लाइक स्ट्रक्चर्स बेसल बॉडीज एंड कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से, जो सेंट्रियोल सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है, एक ऑर्गेनेली जो होती हैं जो एनिमल सेल में पाई जाती हैं, उस टाइप की ऑर्गेनेली से निकलती हैं जो कि बेसल बॉडी का काम करती हैं, और ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से है वो कवर होती हैं। सीलिया क्या होती हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि वर्क लाइक ओर्स एंड काजिंग मूवमेंट ऑफ आइदर सेल्स और द सराउंडिंग फ्लूइड्स। तो वर्क लाइक ओर्स का मतलब क्या होते हैं, जो एक रेसे से होते हैं जो एक साथ मूव करते हैं, तो उनके तरीके से मूव करते हैं सीलिया, और जिसकी वजह से जो सेल है या फिर सराउंडिंग फ्लूइड है उसकी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। ये जैसे एग है, ओविडक्ट के अंदर जो एग को ट्रांसफर किया जाता है, म्यूकस है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में उनको मूव किया जाता है, तो वो सीलिया की वजह से मूव हो पाता है। और जबकि जैसे पैरामीशियम में सीलिया होते हैं तो उसकी लोकोमोशन में मदद करते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। फ्लैजिला क्या है, ये लोंगर होते हैं सीलिया से, और ये कम होते हैं, सीलिया ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं, और ये भी सेल मूवमेंट में भाग लेते हैं। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजिला, और दोनों सेल में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होती हैं। स्ट्रक्चर क्या कुछ लिए होते हैं अपने अंदर, एक कोर होता है, सेंट्रल पोर्शन होता है जिसको एक्सोनीम बोलते हैं, और इसके अंदर नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस। तो बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, और इनके अंदर 9+2 एरे पाया जाता है। 2 माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर में पाए जाते हैं और 9 है जो वो बाहर की तरफ, जैसे जो साइकिल का जो रिम होती है तो उसके अंदर एक सेंटर मान लेते हैं और एक जो पेरीफेरी होती है, तो पेरीफेरी में 9 जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो सर्कुलर अरेंजमेंट होता है इनका। एनेक्सोम हैज 9 डबलेट, तो डबलेट फॉर्म में पाए जाते हैं, जो दो दो के ग्रुप में पाए जाएंगे, जो 9 हमने बाहर की तरफ जो माइक्रोट्यूब्यूल देखे हैं। रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड ए पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक जोड़ा है माइक्रोट्यूब्यूल्स का छोटे ट्यूब का, वो सेंटर में पाया जाएगा, जबकि रेडियली अरेंज्ड का मतलब है जो बाहर की तरफ अलग अलग रेडियस पे दो दो के ग्रुप में 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो पाए जाते हैं। सेंट्रल ट्यूब्यूल कनेक्टेड बाय ब्रिज एंड इनक्लोज्ड बाय ए सेंट्रल सीथ, तो जो बीच वाला जो पोर्शन होता है 2 माइक्रोट्यूब्यूल, वो एक सेंट्रल सीथ, एक कवरिंग तक गिरे होते हैं, और जो ब्रिज का काम करते हैं, जैसे जो रिम है वो अलग अलग जो लोहे की जो रोड होती हैं छोटी छोटी साइकिल के अंदर उससे जुड़ी होती हैं, इसी तरीके से ये भी ब्रिज बना के बाहर वाली जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसके साथ जुड़े होते हैं। कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल डपलेट्स बाय 9 रेडियल स्पोक्स। स्पोक वही होते हैं जैसे जो ताड़ी बोलते हैं, चक्के के अंदर होती हैं, जो साइकिल की जो रिम के अंदर होती हैं, तो उससे ये जुड़े होते हैं। पेरिफेरल जो माइक्रोट्यूब्यूल है 9, वो सेंटर वालों के साथ इन स्पोक्स के जरिए जुड़े होते हैं, रेडियल स्पोक्स बोलते हैं इनको। पेरिफेरल डपलेट्स इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स, और जो पेरिफेरल डपलेट्स हैं बाहर की तरफ के जितने भी, उनके बीच में जो इंटरकनेक्शन है वो लिंकर्स के द्वारा किया जाता है। तो पिक से ज़्यादा क्लियर होगी ये चीज़। तो ये सिलिया और फ्लैजिला हैं। सिलिया छोटे होते हैं और ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं, और फ्लैजिला है वो ज़्यादा बड़े साइज में देखने को मिलते हैं। और उसके बाद जो 9+2 अरेंजमेंट है, बाहर की तरफ 9 है वो दो दो के ग्रुप में पाए जाएंगे, और सेंटर में 2 डपलेट की फॉर्म में पाए जाते हैं। जो फ्लैजिला है, जो फ्लैजिला, इसको हम यदि सेंटर से देखते हैं इनके क्रॉस सेक्शन करके, उसमें तो इस टाइप का अरेंजमेंट पाया जाता है। आर्म्स होती हैं इनकी, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जिसको एक्सोनिम बोलते हैं, और ये रेडियल स्पोक्स होते हैं। ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं तो रेडियल स्पोक्स हैं जो कि सेंटर को पेरिफेरी जो माइक्रोट्यूब्यूल उनके साथ जोड़ते हैं, और जो पेरिफेरी वाले जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो आपस में लिंकर्स के द्वारा जुड़े होते हैं। उसके बाद है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स, ऑर्गेनेलीज कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। तो ये ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती हैं इनके पास, जिनको सेंट्रियोल्स बोलते हैं। सराउंडेड बाय अमोर्फस पेरियोसेंट्रियोल मटेरियल, तो किससे घिरे होते हैं ये, एक अमोर्फस जो क्रिस्टलाइन और मोर्फस 2 टाइप के सॉलिड होते हैं, तो उससे घिरे होते हैं, ये सब्सटेंस होता है ये जो इनको घेर के रखता है। बोथ सेंट्रियोल्स लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों के दोनों जो सेंट्रियोल्स हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलरली अरेंज होते हैं, जैसे कार्ट व्हील के अंदर होता है जो
तांगे का जो चक्का होता है तो उसका अरेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है, बिल्कुल 90 डिग्री बनाते हैं दूसरे के साथ। मेड ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल ट्रिपलेट फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन लिंक्ड टू ईच अदर। तो जो इनका अरेंजमेंट होता है वो 9 इनके अंदर भी पाए जाते हैं, लेकिन सेंटर में कुछ नहीं पाया जाता। तो 9+0 टाइप का अरेंजमेंट पाया जाता है, लेकिन वहाँ पे डपलेट पड़े, यहाँ पे ट्रिपलेट फाइब्रिल्स होते हैं जो कि दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। हब प्रोटीनियस सेंट्रल पार्ट, हब किसको बोलते हैं? सेंट्रल पार्ट होता है प्रोटीनियस का और प्रोक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल कनेक्टेड विद ट्यूब्यूल्स ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक्स। यहाँ पे भी रेडियल स्पोक्स ऐसे पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंटर के अंदर कोई जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो नहीं पाया जाता, उसको हब पोर्शन बोला जाता है। जैसे वहाँ पे एक्सोनियम बोला गया है, यहाँ पे जो हब है उसको सेंट्रल पोर्शन को बोला जाता है। सेंट्रियोल्स क्या करते हैं? बेसल बॉडी बनाते हैं सिलिया और फ्लैजिला की, और साथ में स्पिंडल फाइबर्स भी बनाते हैं। स्पिंडल फाइबर जब हम जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि सेल डिवीजन से रिलेटेड रहेगा उसमें आएगा। स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं जो कि क्रोमोसोम की मूवमेंट को करवाने में मदद करते हैं, और ये सेल डिवीजन में बनते हैं। एनिमल सेल के अंदर रोल होता है इनका, क्योंकि सेंट्रियोल्स पाए ही एनिमल सेल में पाए जाते हैं। तो ये हैं जो हम देख सकते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलरली अरेंज होते हैं जो सेंट्रियोल्स है, और इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम सेंट्रोसोम बोलते हैं, और ये एक एनिमल सेल में पाए जाते हैं। और उसके बाद जो इनका अरेंजमेंट है तो वो हम देख सकते हैं, सेंटर में एक सेंट्रल हब पाया जाएगा जो कि पेरिफेरल के साथ कनेक्ट होगा। जैसे वहाँ पे डपलेट थे तो यहाँ पे ट्रिपलेट अरेंजमेंट पाया जाता है, 9+0 अरेंजमेंट मिलेगा। और जो सेंटर के साथ ये जुड़े होते हैं वो रेडियल स्पोक्स के साथ, और आपस में इनके भी बीच में लिंकर्स होते हैं जो एक ट्रिपलेट को दूसरे ट्रिपलेट से जोड़ने का काम करते हैं। उसके बाद है न्यूक्लियस, फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने 1831 में न्यूक्लियस के बारे में बताया था। स्टेन्ड बाय बेसिक डाई, जो बेसिक डाई एसिडिक डाई अलग अलग होती हैं, रंग होते हैं जिनके द्वारा स्टेनिंग करके हम माइक्रोस्कोप को के अंदर इनको देख सकते हैं। और इनका नाम है जो क्रोमेटिन दिया था फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने। क्रोमेटिन क्या है? हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स। जो धागे होते हैं ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने हुए, जैसे न्यूक्लिक एसिड इनके अंदर डीएनए आरएनए खासकर डीएनए पाया जाता है, तो उसके बने होते हैं, उनकी कंडेंस्ड फॉर्म होती है। इन इंटरफेज न्यूक्लियस, इंटरफेज न्यूक्लियस मतलब स्टेज होती है सेल डिवीजन की इंटरफेज, जिसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो धागे जैसे बिखरे हुए होते हैं, तो उस फॉर्म में पाए जाते हैं। और ये वो स्टेज होती है जिसमें रेस्टिंग स्टेज भी बोलते हैं, जिसमें सेल है वो डिवाइड नहीं कर रही होती। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियर मैट्रिक्स, जो भी मटेरियल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर उसको न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोलते हैं। और वन और मोर स्पेरिकल बॉडीज, हो सकता है एक हो, एक से ज़्यादा भी कुछ गोल स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, दो मेम्ब्रेन से घिरी होती हैं, उसको न्यूक्लियस बोला जाता है। पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ये क्या होता है? एक स्पेस प्रेजेंट होता है 10 to 15 नैनोमीटर का होता है, जो कि जो कंटेंट है अंदर का कंटेंट उसको उसकी तरफ बाहर पाया जाता है, जो क्रोमोसोम वगैरह क्रोमेटिन वगैरह उसके बाहर पाया जाता है, और जो कि एक बैरियर का काम करता है मटेरियल्स इनसाइड न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो भी मटेरियल का एक्सचेंज होएगा, जो अलग अलग आयंस वगैरह है, सब्सटेंस प्रोटीन आरएनए वगैरह है, वो एक्सचेंज किए जाएंगे, वो इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जरिए, जो ये न्यूक्लियर पेरीन्यूक्लियर स्पेस है इसके जरिए ही एक्सचेंज किए जाते हैं। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आल्सो बियर राइबोसोम ऑन इट। तो बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है वो आगे जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यू हो जाती है, और उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं जो कि आर ई आर बनाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइन्यूट पोर, कुछ छोटे छोटे छिद्र भी प्रेजेंट होते हैं जो किस चीज़ की वजह से बनते हैं? जो दो मेम्ब्रेन हमने पढ़ी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनके फ्यूजन से बनते हैं, वो फ्यूज हो जाती हैं। उनके बीच में जो पैसेज होएगा, रास्ता होएगा, उससे क्या होता है? जो आरएनए है, प्रोटीन्स हैं, जो अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दोनों डायरेक्शन में पास हो सकते हैं। दोनों डायरेक्शन का मतलब है वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में भी आ सकते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में, मतलब इनसाइड और आउटसाइड द न्यूक्लियस वो जा सकते हैं। वन न्यूक्लियस पर सेल, यदि नंबर की बात करें तो वैसे तो एक सेल के साथ में एक न्यूक्लियस ही मिलता है, लेकिन फिर भी इनका जो वेरिएशन है नंबर में वो देखने को मिल जाती है। और कुछ सेल तो ऐसी हैं जो न्यूक्लियस हैं उनके पास बिल्कुल भी नहीं होता, जैसे जो आरबीसी होती हैं मैमल्स के अंदर, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता।
क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस की जो वहाँ पे न्यूक्लियस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादातर ज़रूरत आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन की होती है। तो काफ़ी सारी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको हटा के वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन है वो रखा जाता है एरिथ्रोसाइट्स में। और सीव ट्यूब्स का भी काम ट्रांसपोर्ट का होता है, जैसे फिलोएम का भाग होता है ये, जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है वैस्कुलर प्लांट्स के अंदर, तो वहाँ पे भी खाली रखा जाता है इसको। और इसका जो फंक्शन है वो कंपेनियन सेल देखती हैं, फिर जो न्यूक्लियर फंक्शन होता है वो कंपेनियन सेल के द्वारा किया जाता है। तो डायग्राम से हम न्यूक्लियस है उसको एक क्लोज व्यू ले सकते हैं। ये दो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। न्यूक्लियर लैमाइना क्या होती है? इनर लेयर होती है, जो इनर वाली वाल होती है। बीच में एक डेंस स्ट्रक्चर होती है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक डेंस स्ट्रक्चर होती है जिसको न्यूक्लियोलस बोला जाता है। ज़्यादातर यहाँ से आरएनए वगैरह वो सिंथेसिस होते हैं। उसके बाद आगे जैसी स्ट्रक्चर होती है क्रोमेटिन। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? जो लिक्विड मटेरियल भरा होता है न्यूक्लियस के अंदर उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और जो बाहर जो वाली जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वही कंटिन्यूस हो जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और उसके राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। और जो पोर्स क्या होते हैं? जहाँ पे दोनों की दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाती हैं। अभी देख सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, दोनों फ्यूज होके यहाँ पे पोर्स हैं जो वो छिद्र हैं वो बनाती हुई हैं, जिसके जरिए मटेरियल का एक्सचेंज होता है इनसाइड एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। उसके बाद है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होते हैं? ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन को हम देखेंगे तो उस टाइम देखेंगे कि जो अलग अलग जो स्टेज होती हैं उसकी, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज, टीलोफेज, अलग अलग स्टेज होती हैं। तो उस टाइम पे सेल्स के पास जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स के रूप में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस की जगह पे वहाँ पे क्रोमोसोम बन जाते हैं। जो क्रोमेटिन होते हैं धागे जैसे स्ट्रक्चर, उन्हीं की कंडेंस्ड फॉर्म होती है, उन्हीं की जैसे एक जगह पे दिन को इकट्ठा कर देते हैं तो क्रोमोसोम बनाते हैं। क्रोमेटिन कंटेन डीएनए। क्रोमेटिन के पास डीएनए होता है और वो डीएनए कुछ बेसिक प्रोटीन होते हैं, बेसिक नेचर होती है उनकी, उनको हिस्टोन बोलते हैं, उनके अराउंड में लिपटे हुए होते हैं। और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पाए जाते हैं क्रोमेटिन के अंदर, और कुछ आरएनए हैं वो भी पाए जाते हैं। ए सिंगल ह्यूमन सेल 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ द डीएनए। तो एक प्रत्येक जो ह्यूमन सेल है, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर लगभग 100 ट्रिलियन 10⁻⁴ सेल्स पाई जाती हैं। और प्रत्येक सेल में यदि हम डीएनए की लेंथ देखें तो वो लगभग 2 मीटर का होता है। 2 मीटर की लेंथ होती है उसकी एक सिंगल सेल के अंदर। सेल इतनी छोटी है कि जिसको माइक्रोस्कोप में देखें, और 2 मीटर लेंथ का आप आइडिया ह्यूमन हाइट से लगा सकते हो। ह्यूमन हाइट से भी, नॉर्मल हाइट है उससे भी ज़्यादा ही होती है। तो डिस्ट्रीब्यूट अमोंग इट्स 46 क्रोमोसोम, जो 46 क्रोमोसोम है उनकी लेंथ को जब हम एक साथ जोड़ के देखते हैं जब वो 2 मीटर की बनती है। क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल्स। जो क्रोमोसोम्स है केवल वो डिवीजन कर रही सेल्स में ही दिखाई देते हैं, जिनके पास एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, एक बीच में एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको सेंट्रोमियर बोलते हैं, और जिसके दोनों साइड में डिस्क शेप की स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको काइनेटोकोर्स बोलते हैं। ये काइनेटोकोर्स ही वो पॉइंट होते हैं जिनके साथ जो स्पिंडल फाइबर हैं सेल डिवीजन में हम पढ़ेंगे वो आके अटैच होते हैं। सेंट्रोमियर होल्ड 2 क्रोमेटिड्स। जो 2 क्रोमेटिड्स होती हैं उनको पकड़े रखने का काम सेंट्रोमेयर का होता है। क्रोमोसोम मतलब अलग अलग जो ग्रुप्स में अलग अलग पार्टों में कंडेंस्ड होता है। सैटेलाइट क्या होते हैं? नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एज स्मॉल फ्रेगमेंट्स एट ए कॉन्स्टेंट लोकेशन। ये स्पेशल जगह पे पाए जाते हैं जिनकी जो स्टेनिंग वगैरह है ज़्यादा नहीं होती, नॉन स्टेनिंग पोर्शन होते हैं ये। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है क्रोमोसोम के ऊपर ही, जैसे बीच में तो सेंट्रोमियर बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन को। कॉन्स्ट्रिक्शन एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जहाँ पे जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो आके मतलब ज़्यादा टाइटली एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। तो एक ही टाइप की जो कॉन्स्ट्रिक्शन है, एक अलग कॉन्स्ट्रिक्शन वो पेरिफेरी पे पाई जाती है, उनको हम सैटेलाइट बोलते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ सेंट्रोमियर्स। सेंट्रोमेयर्स के जो क्रोमोसोम्स के टाइप हैं किस बेस पे? सेंट्रोमेयर की पोजीशन के बेस पे। तो 4 टाइप के होते हैं ये। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, जिसके अंदर जो सेंट्रोमेयर है बिल्कुल मिडिल में पाई जाती है, और जिसकी वजह से जो दोनों साइड में उसके जो क्रोमेटिड्स होती हैं वो इक्वल आर्म्स होती हैं उसकी, मतलब उनकी इक्वल लेंथ होती है। सब मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमेयर है सेंटर से थोड़ी सी अवे हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक साइड की आर्म है वो लंबी हो जाती है, एक साइड की आर्म वो छोटी हो जाती हैं। एक्रोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर है वो एंड की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से एक आर्म बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है और एक आर्म बहुत बड़ी हो जाती है।
एक क्रोमेटिड्स जो काफ़ी बड़ी होगी, एक छोटी हो जाती है। टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, जो सेंट्रोमेयर है वो बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे चली जाती है। तो ये चीज़ डायग्राम से ज़्यादा क्लियर होएगी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये मेटासेंट्रिक है, जिसके अंदर जो सेंट्रोमेयर है, ये सेंट्रल पोर्शन है, ये बिल्कुल मिडल में रहता है, जिसकी वजह से जो दोनों आर्म है, पी आर्म और क्यू आर्म, वो लगभग एक ही लेंथ की मिलेंगी, इक्वल लेंथ की, या फिर इनको हम क्रोमेटिड्स भी बोल सकते हैं। जो शॉर्ट आर्म है उसके लिए पी वर्ड यूज किया जाता है, पी आर्म, और जो बड़ी आर्म होती हैं क्रोमोसोम की उसके लिए क्यू आर्म यूज करते हैं। सब मेटा सेंटर में देख सकते हैं मिडल से थोड़ा सा एक साइड में चला जाता है, जिसकी वजह से जो एक साइड की जो आर्म है थोड़ी छोटी हो जाती हैं, दूसरे वाली लंबी हो जाती हैं। एक्रोसेंट्रिक में और थोड़ा सा जो जाते पेरिफेरी की तरफ चला जाता है, जिसमें एक साइड की आर्म है बहुत ज़्यादा लंबी, दूसरे के कंपैरिजन में यदि देखें तो एक दूसरी है बिल्कुल छोटी हो जाती है। और टीलोसेंट्रिक में बिल्कुल एक कॉर्नर पे चला जाती है सेंट्रोमेयर, जिसमें एक ही साइड में केवल जो आर्म्स हैं वो देखने को मिलेंगे, दूसरे वाली साइड में कोई आर्म्स नहीं मिलती हैं। तो ये 4 टाइप हैं क्रोमोसोम्स के, किस बेस पे, लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर के बेस पे।